संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। वर्तमान समय मुख्य प्रशासिका के रूप में राजयोगिनी दादी जानकी जी संस्था की संभाल कर रही हैं तथा राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका एवं आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में उनकी सहयोगी हैं। आध्यात्मिक जगत के ये तीनों ही श्रेष्ठ सितारे इस यज्ञ को निर्विघ्न चला रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन,
सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। ये कोर्स स्पेशली सकारात्मक चिंतन कैसे करें, जीवन में हर परिस्थिति में हम सकारात्मक कैसे रहें, राजयोगा मेडिटेशन कोर्स हमें बताता है, हमें एक सही मार्गदर्शन देता है कि हम बी पॉजिटिव कैसे रहें, क्योंकि हमें कहा जाता है बी पॉजिटिव, लेकिन बी पॉजिटिव होने के लिए भी एक शक्ति चाहिए, अंदर एक फोर्स चाहिए। तो ये राजयोगा कोर्स हमें जीवन में सकारात्मक होने के लिए एक शक्ति हमारे अंदर भर देता है। यही कोर्स कराने के लिए आज हमारे साथ हैं रानी राजस्थान से ब्रह्मा कुमारी अस्मिता सिस्टर। अस्मिता बहन कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़ी कंपनियों में ट्रेनर रहे हैं। आप राजयोगा मेडिटेशन के टीचर हैं, आप मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, आप मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, आपने कई LIC, इफ्को ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। आप सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। ऐसी हमारी सिस्टर अस्मिता सिस्टर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं सिस्टर रितिका बहन से अनुरोध करूंगी कि वे आपके स्वागत के लिए एक कविता प्रस्तुत करें। रितिका बहन। ओम शांति। राखी बहन ने हमारी प्यारी अस्मिता दीदी का बहुत ही सुंदर शब्दों से वर्णन किया है। आज जिस उद्देश्य से हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं हमारी आदरणीय दीदी जी का कविता के माध्यम से स्वागत करना चाहूंगी। जीवन की इस भागदौड़ में, जीवन की इस भागदौड़ में मानव जिस ओर चला, सब कुछ पाने की चाह में खुद को ही भूल चला। हासिल करना था सारा जहां, हासिल करना था सारा जहां, सुकून पीछे छोड़ चला। दुनिया से रिश्ता निभाने के लिए खुद से ही रिश्ता तोड़ चला। ठोकर लगी जब जमाने से खुद को खोने का एहसास हुआ। सुकून का प्याला पीने के लिए ना जाने किया। खुदा की रहमत ऐसी बरसी, खुदा की रहमत ऐसी बरसी, भेजा उसने ऐसा खूबसूरत फरिश्ता, पिला दे प्याला जो सुकून का हमको। आई है हमारी प्यारी दीदी अस्मिता। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक फूल आपके लिए भेंट है, इसे स्वीकार करें पूरे ईश्वरीय परिवार की तरफ से। Thank you so much. Thank you. Receive किया, accept. हम शुरू करें। जी। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात होगा
कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही दादी हृदय मोहिनी जी, दादी गुलजार, उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को 11 मार्च को त्याग किया। वो एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने अपने नैनों से, अपने विचारों से, अपने वाइब्रेशन से लाखों के जीवन को सही दिशा दिया होगा। तो ऐसी त्यागी, तपस्वी, राजयोगिनी, परम आदरणीय दादी जी जो आज हमारे बीच शरीर से नहीं है लेकिन मन से सदैव उनका साथ है, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो हम उनके प्रति 2 मिनट मौन में रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप दादी जी का फोटो डिस्प्ले कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम मन ही मन दादी जी को याद करते हुए उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी 2 मिनट बिल्कुल मौन में रहेंगे। ओम शांति। तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग का ये जो कोर्स का आयोजन किया गया है, इस राजयोग कोर्स के कार्यक्रम में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राजयोग क्या है, आपको थोड़ा सा हम आज आइडिया देना चाहेंगे। आने वाले दिनों में हम क्या सुनेंगे, समझेंगे, उसको आपको शॉर्ट में बताएंगे ताकि आगे की जानकारियों को आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें और उसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। आप सुन रहे थे कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब तक ये रोशनी नहीं आई है तब तक अनजाने में भी हम कई बार कई गलतियां कर बैठते हैं।
तो ये ज्ञान कि क्या करें क्या नहीं करें, जिसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, इसको प्रकाश कहते हैं, इसलिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट। तो हम ये कोर्स के दौरान वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करेंगे जिससे बातें हमारे सामने स्पष्ट होंगी कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, किस दिशा में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, बहन ने आपसे कहा कि कई बार कुछ एक बातें मालूम भी होती हैं कि क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, जो आंतरिक शक्तियां चाहिए होती हैं, कई बार उसकी कमी पड़ जाती है। तो हम भले जानते हैं हमें ये करना चाहिए पर हम नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ एक बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, हमारे अंदर उतना कंट्रोलिंग पावर, उतनी संयम की शक्ति ना होने के कारण हम जानते हुए भी कोई बात गलत है, हम वो कर लेते हैं। अपने अंदर जब तक विल पावर को, दृढ़ मनोबल को हमने जागृत नहीं किया, तब तक हम जीवन को जैसी दिशा देना चाहते हैं वैसी दिशा देना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम जो राजयोग की विधि सीखेंगे वो एक ऐसी विधि है जिसमें हमारे अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाता है, और उसका आधार है हमें अपने अंदर जो सामर्थ्य छिपा हुआ है, हमें हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियां छिपी हुई हैं, हमें अपने अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, उन सभी सामर्थ्य, गुण, शक्तियां, क्षमताओं का अपने आप को एहसास दिलाना, और वो सारी स्मृतियां हमें स्वयं परमात्मा दिलाते हैं। और परमात्मा के कहे वचनों के अनुसार हम जब वो सारी बातें खुद ब खुद अपने आप को याद दिलाते हैं, तब एक बहुत ऊंचे विल पावर के साथ अपने जीवन को सही दिशा में चला पाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक बार एक राजा ने उसके राज्य में कौन शक्तिशाली व्यक्ति है जानने के लिए ऐलान किया कि फलाने स्थान पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, और जो मेरे राज्य में अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं वो अपना औजार लेके, अपना हथौड़ा लेके एक निर्धारित समय, निर्धारित तारीख और निर्धारित स्थान पर आने के लिए कहा। और उन्होंने ये कहा कि जो एक हथौड़े के मार से उनको मिले हुए पत्थर को 2 टुकड़े कर देंगे वही सबसे बलवान माने जाएंगे। तो जो उस राज्य में अपने आप को बहुत हट्टे कट्टे, बलवान, शक्तिशाली समझते थे, वो सारे लोग अपने अपने हथौड़े के साथ निर्धारित समय, निर्धारित स्थान पर, निर्धारित तिथि पर आकर पहुंच गए। फिर राजा ने कहा सब अपना अपना प्रयास चालू करें। तो जो हट्टे कट्टे लोग थे उन्होंने अपना प्रयास चालू किया, लेकिन किसी एक ने भी एक हथौड़े के मार से पत्थर के टुकड़ा करने में सक्षम नहीं हो पाए। और इतने में एक दुबला पतला सा व्यक्ति दौड़ा भागा वहां आ पहुंचता है और महाराज को कहता, राजन, आपने ये जो कार्यक्रम रखा है इसमें मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं, मैं भी भाग लेना चाहता हूं। तो ये जितने सारे मोटे ताजे लोग पहले से ही प्रयास करके हार चुके थे, वो सारे लोग इसको देखते ही इसकी हंसी उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि हट्टे कट्टे तो गए काम से और ये दुबला पतला आया बाजी जीतने। पर इस दुबले पतले व्यक्ति को लोगों के मजाक उड़ाने से, हंसी उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, राजन,
मैं अपना प्रयास करना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा अवश्य। तो उन्होंने महाराज को कहा राजन मुझे आपकी एक अनुमति चाहिए। मेरे साथ मेरा एक साथी आया है। वो साथी मेरे हथौड़े से पत्थर को मारने से पहले मेरे कान में कुछ कहेगा और उसके बाद मैं हथौड़े से पत्थर को मारूंगा। तो राजा ने सोचा इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो राजा ने जैसे ही अनुमति दी तो उसका जो साथी था उसने उसके कान में कुछ कहा, 2 4 8 लाइनें कुछ उसने कही और उसके बाद ये दुबले पतले से व्यक्ति ने अपने हथौड़े से पूरी ताकत लगाकर पत्थर को मारा। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। सभी को आश्चर्य लग रहा था कि इतने मोटे ताजे बलवान लोग जो कार्य नहीं कर पाए वो इतना दुबला पतला सा व्यक्ति कैसे कर पाया। राजा को भी आश्चर्य हो रहा था। सबको लग रहा था कि निश्चित है उसके साथी ने जो उसके कान में कुछ कहा उसी में कोई राज है। तो राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कार्य कर पाओगे और लगता है तुम्हारे साथी ने तुम्हें जो कुछ कहा उसी में कोई राज है। आप सोच सकते हैं उसके साथी ने उससे क्या कहा होगा। जिसको जो बात आती है मन में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसको भी रिप्लाई आता है मन में, या फिर आप अगर आपके पास परमिशन है अनम्यूट करके बता भी सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके साथी ने उसे ऐसा क्या कहा होगा जिससे वो अपनी पूरी क्षमता को लगाते हुए असंभव जो कार्य प्रतीत हो रहा था वो कार्य भी उसके लिए संभव हो गया। तुम ये कर सकते हो, वेरी गुड, यू कैन डू इट। जी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। हाँ जी, सोनाली जी लिख रही है यू कैन डू इट। हेमलता जी ने लिखा तुम भी कर सकते हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। पूजा गुप्ता जी लिखती हैं तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ओके, आत्मविश्वास। किसी ने लिखा तुम शक्तिशाली हो। जी जी, यू कैन डू इट। निर्जा बहन ने लिखा यू कैन डू इट। जी, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के रहे। उसके साथी ने केवल उसे याद दिलाया कि तुम क्षत्रिय के घराने के हो, तुम्हारे अंदर क्षत्रिय का खून दौड़ रहा है, तुम्हारे पूर्वजों ने जिंदगी में कभी हार नहीं खाई, उन्होंने जब कभी भी जंग लड़ा उसमें उन्होंने जीत अवश्य पाई है और तुम्हारी भी आज जीत होनी ही है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं खाई, सतत उन्होंने जीत ही पाई है और आज भी तुम्हारी जीत निश्चित है। जी जी, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। ये कर सकते हो, तुम्हारे शस्त्र से जरूर होगा, यू आर पावरफुल सोल एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। जी, बहुत अच्छे अच्छे आप जवाब दे रहे। इतना सा ही याद दिलाया और जैसे ही ये स्मृतियां उसको दिलाई गई वैसे ही उसके अंदर की जो सोई हुई शक्तियां जग गई। उसको अपने अंदर के सामर्थ्य का एहसास हो गया, उसके अंदर का आत्मविश्वास का लेवल बढ़ गया और जब उस आत्मविश्वास के साथ उसने हथौड़े से पत्थर को मारा तो नामुमकिन लगने वाली बात भी मुमकिन हो गई। वास्तव में आध्यात्मिकता यही कार्य करती है। हम जब मेडिटेशन करते हैं अपने मन को रोज अनेकानेक पॉजिटिव विचार देते हैं। जैसे किसी ने लिखा मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ऐसे ही
अनेकानेक पॉजिटिव थॉट्स हम अपने मन में भरते हैं, और जब वो पॉजिटिव थॉट के साथ हम कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुश्किल कार्य भी हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। हमारी आंतरिक शक्तियां राजयोग के अभ्यास से बहुत 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 बढ़ जाती है। हाँ, बहुत अच्छे जब आप अभी भी आप लिख रहे हैं, जैसे अंगद के पांव, कुछ प्रैक्टिकल बात भी होती है। एक मिनट, कुछ प्रैक्टिकल बात भी होती है मैम, सिद्ध हो जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी जी जी, बिल्कुल, आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सकारात्मक विचारों का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, और वास्तव में स्पिरिचुअल स्टडी और डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन हमारे मन को सदैव सकारात्मक सोचने के लिए खुराक देती है। योग शब्द का एक सरल अर्थ होता है मिलन, जोड़। हम योग को गणित में लिखते हैं प्लस, यानी जोड़ना, मिलाना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग यानी एक ऐसा योग, एक ऐसा मिलन, एक ऐसा जोड़, एक ऐसा कनेक्शन जो सभी योगों का राजा है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च स्तर का योग है। जब हम किसी दो चीजों को आपस में मिलाते, दूध में पानी मिलाते हैं, वो भी एक रकम से योगी है, परंतु वो भौतिक स्तर पर है। आपने दूध में पानी मिलाया या दूध में आपने शक्कर मिलाया। दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, तो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, वो लौकिक स्तर पर मिलन है। आज कोई तकलीफ आई, कोई परेशानी आई, कोई दुख है, हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं श्रद्धा से, कोई हनुमान जी को, कोई गणेश जी को, कोई श्री राम को। उसको अलौकिक स्तर का योग कहेंगे, जहां किसी ऊंची हस्ती से हम अपने मन को जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारा मन डायरेक्ट उस परम शक्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, उसे हम राजयोग कहते हैं। आत्मा का पिता परमात्मा के साथ एक सीधा सा संबंध, स्नेहपूर्ण बातचीत, स्नेहपूर्ण मिलन, उसका नाम है राजयोग। तो ये जो आध्यात्मिक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये सारे विश्व में, भारत से बाहर तकरीबन 140 देशों में राजयोग शिक्षा केंद्र के नाम से जानी मानी जाती है, जहां पर परमात्मा स्वयं मन को परमात्मा के साथ जोड़ने की विधि सिखाते हैं। ये भारत का वही प्राचीन राजयोग है जिस राजयोग की साधना से आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म हो सकते हैं। जैसे आप बैटरी को चार्ज करते हैं, आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो रहा है और आपको फोन को चार्ज करना है। आप यदि 2 मिनट के लिए उसे चार्ज पर रखते हैं तो भी आपका फोन कुछ तो चार्ज होता है। 10 मिनट के लिए चार्ज पे रखेंगे तो कुछ ज्यादा होता है। आधे घंटे के लिए रख देते हैं तो और ज्यादा हो जाता है। घंटे भर के लिए रख दिया तो शायद से मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। वैसे ही राजयोग अपने मन को शक्तिशाली करने का एक बहुत ही सहज और उत्तम साधन है। आप यदि 2 मिनट के लिए भी ध्यान लगाते हैं, परमात्मा में मन को टिकाते हैं, तो कुछ तो बैटरी चार्ज हो जाती है, कुछ तो मन हमारा शक्तिशाली हो जाता है। आप यदि अधिक समय निकालकर मन को परमात्मा से जोड़ते हैं तो मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मन में ताकत
ज्यादा भर जाती है, परंतु बैटरी चार्ज होती जरूर है। यदि आपने कनेक्शन तो किया, पर कनेक्शन आपका लूज है, आपने अपने सेल फोन को एडाप्टर के साथ कनेक्ट करके, चार्जर के साथ कनेक्ट करके लगा तो दिया, परंतु आपने स्विच ऑन नहीं किया, या फिर स्विच ऑन भी है तो कहीं पे थोड़ा सा कनेक्शन लूज था, तो भले घंटों तक मोबाइल फोन चार्ज पर रहा, तो अनुभव ये कहता है चार्ज नहीं होगा। वैसे ही मानो हम बैठ गए भगवान को याद करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, घंटों बैठे, परंतु मन तो भगवान में टिका ही नहीं, मन तो भटकता ही रहा। कभी दुकान की बातें सोच रहा है, कभी घर की बातें सोच रहा है, कभी दोस्त की बात सोच रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम की बात सोच रहा है। एक सेकंड के लिए भी मन भगवान में एकाग्र हुआ ही नहीं। तो भले आप घंटों बैठे, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हुआ। इसलिए यहां पर मन को कैसे परमात्मा में टिकाया जाए, मन का कनेक्शन परमात्मा के साथ सही मायने में कैसे जोड़ा जाए, वो विधि हमें सिखाई जाती है। और एक बार हम यदि विधि को प्रॉपर सीख लेते हैं, तो उससे आगे उसका अभ्यास करना और उस विधि को अपनाते हुए मन को शक्तिशाली बनाना, अपने जन्मों के पापों को भस्म कर पाना, आत्मा को स्वच्छ पवित्र बना पाना, सब कुछ हमारे लिए अति सहज और स्वाभाविक हो जाता है। तो ये जो विद्यालय है, जो हमें ये शिक्षा देती है, इस विद्यालय का एक बहुत सुंदर सा नाम है। इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय इसलिए है क्योंकि यहां शिक्षाएं दी जाती हैं। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी के समान चरित्रवान गुणवान बने। उत्तम चरित्र बनाने की शिक्षा, जीवन में मूल्यों को कैसे अपनाया जाए वो शिक्षा, आत्मा कौन है, कहां से आई है, दिखती कैसी है, शरीर में कहां मौजूद है, कहां वापस जाना है आत्मा को, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, परमात्मा कौन है, कहां है, कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सृष्टि पर जो खेल चल रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई, शुरुआत कैसी थी, अब कौन सा दौर चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा होगा, ये सारी बातें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान, ये ज्ञान यहां सिखाया जाता है। इसीलिए इसका नाम विद्यालय है। और क्योंकि इसकी ये शिक्षाएं सारे विश्व में व्याप्त है, आप भारत से बाहर कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए, आपको यही राजयोग की विधि ही सिखाई जाएगी जो आप आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। इसलिए ये विश्वविद्यालय है, और ये विश्वविद्यालय की शिक्षाएं प्रजापिता ब्रह्मा जी के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी भी आपको कोर्स के दौरान प्राप्त होगा। और प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा की जो शिक्षाएं हमें प्राप्त हो रही हैं, वो आगे प्रचार प्रसार के लिए परमात्मा ने माताओं बहनों को ज्ञान का कलश प्रदान किया है, जिसके कारण ये ऐसी एक आध्यात्मिक संस्था है
जहां पर प्रशासन में भी बहनें आगे हैं और ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी बहनों का एक बहुत ही अहमियत का रोल है, जिसके कारण इस संस्था का ऐसा नामकरण है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय में शिक्षक, परम शिक्षक स्वयं परमात्मा है। यहाँ परमात्मा की शिक्षाएं जन जन तक पहुंचाई जाती है, इसलिए संस्था का इस तरह से नामकरण है। और रही बात जीवन में परिवर्तन की, हर व्यक्ति कहीं न कहीं, कभी न कभी अपनी अंदर की गलतियों का एहसास करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूं। हर व्यक्ति जानता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें ऐसी होती हैं हमारे साथ जो न चाहते भी हमें क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। किसी ने पूछा नाम कहाँ लिखना है, चाहते नहीं है गुस्सा करे, परंतु गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि गुस्सा करने के बाद का परिणाम पश्चाताप ही होता है। कई बार पश्चाताप कर चुके हैं गुस्सा करके, फिर भी गुस्सा आ जाता है। जानते नहीं करना चाहिए, परंतु गुस्सा करना छोड़ नहीं पाते। आज ये एक समस्या है हमारे आगे। नहीं चाहते गुस्सा करना, पर कैसे छोड़े। पता है ड्रिंक नहीं करना चाहिए, पता है बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, पर इतनी बुरी लत लग गई है, छोड़ने का कई बार प्रयास भी किया है, छोड़ा भी है, पर 15 दिन, 1 महीना और उसके बाद फिर उन चीजों का सेवन कर लेते हैं, पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसी अनेक समस्याएं लोगों के सामने हैं। कोई बात हम करना चाहते और नहीं कर पाते तो मन दुखी होता है। कई बार ऐसी कई बातों को लेकर टेंशन भी होता है। आज समाज में हर एक व्यक्ति, चाहे कम चाहे ज्यादा, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से तनाव से ग्रसित है। आज किसी के पास बहुत धन है तो भी उसको टेंशन है कि कहीं चोरी ना हो जाए। किसी के पास नहीं है, कम है, तो भी उसे टेंशन है। किसी को बेटा नहीं है तो भी टेंशन है कि भी बेटा नहीं है, बुढ़ापे में कौन देखभाल करेगा। किसी को बेटा है या कई बेटे हैं तो भी टेंशन है, कितने बेटे हैं तो भी क्या फायदा, देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं। कहने का भाव है आज हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से तनाव से ग्रसित है। आप सोचिए, यदि इंसान इतना अधिक तनाव से ग्रसित है, क्या उसे जीवन का जो आनंद ले पाना चाहिए ले पाएगा? कभी नहीं ले पाएगा। एक बार एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति अथाह, जिसका उनको भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पास कितनी संपत्ति थी। एक बार वो अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आपको ये पहला काम मैं दे रहा हूं, जितना जल्दी संभव आप हिसाब लगा के बताना मेरे पास कितनी संपत्ति है। उसने कहा कि साहब इसमें तो टाइम लगेगा। तो बोला कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगे, पहला काम ये करना, हिसाब लगा के बताना है। तो बेचारा हिसाब में लग गया, उनकी चल अचल जितनी भी संपत्ति थी वो हिसाब लगाने लगा। और जैसे ही उसके ध्यान में सारी बातें आ गई तो ये अपने मालिक के पास पहुंचा, अकाउंटेंट, और मालिक से कहा, सेठ जी से कहा कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? अकाउंटेंट ने क्या जवाब दिया?
इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है। तो सेठ बड़े खुश हो गए। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद फिर थोड़े चिंतित से नजर आ रहे थे। तो अकाउंटेंट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अब भी तो बताया कि इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी भी बैठकर खा सकती है, फिर सेठ जी को चिंतित होने की कहां जरूरत है। तो चिंता की रेखाएं जैसे ही चेहरे पे नजर आई तो मुनीब ने, अकाउंटेंट ने पूछा कि सेठ जी अब चिंता की क्या बात है। तो सेठ जी ने कहा कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ जी ने क्या सोचा? मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और कहीं ना कहीं हम सबकी हालत भी ऐसी ही है। किसी ने खूब कहा, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी इंसान कई बार सोचने लगता है कि सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो कैसे नहीं रहा है। वास्तव में जो भी घटनाएं, जो भी बातें हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे चारों तरफ घटित हो रही है, वो सारी ही बातें हमें तनाव देने वाली होती हैं, ऐसा नहीं है। रियल फैक्ट तो ये है कि हमें तनाव लेने की आदत पड़ गई है। हर छोटी मोटी बात में चिंतित होने की आदत पड़ गई है। बच्चा स्कूल गया, 4 बजे लौटना चाहिए, 4:30 बज गया, नहीं लौटा, टेंशन। ये काम का डेडलाइन था, आज हो जाना चाहिए, भाई कोई कारण रहा, नहीं हो पाया, टेंशन। किसी ने कोई बात हमसे कही थी करने के लिए और किसी कारणवश नहीं कर पाए, बस उनको कहा था करने के लिए, किया नहीं, टेंशन। हम इस कोर्स के दौरान समझेंगे क्या भी हो जाए हमारे साथ, कैसी भी बात हमारे सामने आ जाए, हम अपने मन को शांत कैसे रखें, चिंताओं से अपने आप को मुक्त कैसे रखें। जब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लेंगे तब हमारे लिए एक चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करना अति सहज हो जाएगा। परमात्मा ने हमें समझाया कि बाहर की जो भी परिस्थितियां हैं वो सभी परिस्थितियों से हमारी अपनी अंदर की स्वस्थिति कहीं अधिक शक्तिशाली है। और यदि हम अपनी वो अंदर की स्वस्थिति को उतनी शक्तिशाली बना लेंगे तो फिर बाहर की परिस्थिति हमारी मनस्थिति को बिगाड़ नहीं सकती है। हम आपको आने वाले दिनों में सुनाएंगे एक बहुत सुंदर गीत जो हम सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब हम आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हैं, जब हम परमात्मा को अपना साथी बना लेते हैं, तो परमात्मा जो कि सर्व समर्थ है, परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, जब उसको हम अपना साथी बना लेते हैं तो पहाड़ जैसी बात भी हमारे लिए बहुत छोटी, बहुत हल्की हो जाती है। एक बहुत अच्छी बात जो हमें आध्यात्मिकता में समझाया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मान लीजिए आप रास्ता चल रहे हैं,
आपके सामने एक पहाड़ आया, भाव है पहाड़ जैसी कोई कठिन परिस्थिति आई, आपको आगे चलना है, आप क्या करेंगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? लिखिए आप सभी चैट बॉक्स में। आप चल रहे हैं, आपके रास्ते में एक पहाड़ आया, आपको उस पार जाना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, और उसमें से जो आपको लगता है बेटर है आप वो लिखिए। शांति से सोचेंगे कैसे पार करें, प्रियंका जी लिखती हैं शांति से सोचेंगे कैसे पार करें। ओके, चढ़ के पार करेंगे। ओके, मुझे जाना ही है, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लाना है। उड़कर कैसे जाएं ये सोचेंगे, रास्ता बदल देंगे ताकि पहाड़ चढ़ना न पड़े। सोच समझ कर रास्ता खोजेंगे, सबसे पहले धैर्य रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकली इट्स हार्ड, बाजू से निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे, बाईपास करेंगे, किसी का सहारा लेंगे, परमात्मा वरदान कर आगे बढ़ेंगे, रास्ता चेंज करेंगे, हल्के होकर चलते जाएंगे, बहुत प्रयास करेंगे, भगवान को याद करेंगे, पहाड़ पर चढ़ते समय बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में उड़ चलेंगे। ओके, विल पावर के साथ चढ़ेंगे, भगवान का नाम लेके सोचेंगे कि क्या करना है। बहुत सुंदर सुंदर जवाब आ रहे हैं। परमात्मा की याद में चढ़ेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, फेथ और होप के साथ चल देंगे। बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं। एक्सेप्ट द चैलेंज, options could be many, but sometimes ongoing struggle set habitual anxiety as hindrance. बीज बोते चलेंगे। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर हैं आपको। हम एक बहुत अच्छी बात जो परमात्मा ने समझाई, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूं। आप जब नीचे हैं, आपको पहाड़ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, हो सकता है मुश्किल भी लगे, जैसे कईयों ने लिखा कि प्रैक्टिकली टफ है। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर आप थोड़ा सा ऊपर उड़ जाते हैं, आप सभी को अनुभव होगा जब हम फ्लाइट में उड़ते हैं तो यहाँ की चीजें कितनी कितनी दिखाई देती हैं। आप ऊपर उड़ गए तो इतना बड़ा सा घर इतना सा दिखाई देता, और ऊपर ऊंचाई पे चढ़ गए और इतना और इतना और इतना और इतना और इतना और इतना और इतना, और ऊपर चढ़ जाते तो लगभग दिखाई ही नहीं देती। यानी ये पहाड़ हमें छोटा प्रतीत हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी अंदर की स्थिति को ऊपर उठाना होगा, क्योंकि हम यही हैं तो यहाँ की प्रॉब्लम्स हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही हैं। अगर हम अपने आप को ऊपर उड़ा ले जाएंगे तो यहाँ की वही बातें जो हमें इतनी बड़ी नजर आ रही हैं, वही बातें हमें बहुत मामूली सी राई समान अनुभव होगी। और स्पिरिचुअलिटी वही करता है। स्पिरिचुअलिटी में मन को ऐसी खुराक मिलती है, ऐसी खुराक मिलती है कि हमारी मन की जो स्थिति है वो बहुत बहुत ऊंची हो जाती है, इतनी ऊंची और इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हमारी अंदर की मनस्थिति के सामने, हमारी स्वस्थिति के सामने बहुत बहुत छोटी हो जाती है। और आपके रास्ते चलते एक छोटा सा पत्थर सामने आया तो आपके लिए वो क्रॉस करना या उससे साइड होके चले जाना या उस पर चढ़ के भी पार होके चले जाना जरा भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसलिए जो बातें, जो हालातें संसार में चारों तरफ है,
वो अपनी जगह हैं और रहेंगी। हम सब कुछ बदल नहीं सकते हैं। कुछ बातों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमारे चाहने के मुताबिक सारे लोग चेंज हो जाएंगे या दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। वो हमारे वश की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी मनस्थिति को ऊंचा उठा ले, वो हमारे वश की बात है। हम अपने को उड़ाकर बहुत ऊपर उठा ले, बहुत ऊंचा उठा ले, ताकि इस दुनिया की सारी बातें, बड़े से बड़ी बात भी हमें बहुत साधारण, बहुत मामूली नजर आए, वो हम कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास इस मामले में हमें बहुत मदद करती है। एक तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार हम सोचते हैं कि जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो मेरे तनाव का कारण है, या कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरे तनाव का कारण है। हम कहते हैं कि भाई मेरे जो ये बॉस है ना, ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत मतलब इरिटेशन के कारण है, इनके तौर तरीके थोड़े ठीक हो जाए ना तो फिर मैं भी थोड़ा चैन से सुकून से अपना कार्य कर सकूं। कोई कहते मेरे जो पति है ना, इनके कारण मुझे सारा टेंशन है, ये ठीक हो जाए ना तो मेरा टेंशन ही चला जाए। कोई कहते मेरी ये जो पत्नी है ना, इसके कारण टेंशन है, ये ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए। कोई कहते मेरे बच्चे मेरे टेंशन के कारण, पढ़ 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 पीछे पढ़ के ही हमारा सिर दर्द हो जाता है। ये अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और अच्छे से पढ़ ले तो हमारा टेंशन ही दूर हो जाए। कहने का भाव है, आज लगभग हर एक व्यक्ति अपने तनाव के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है, इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण, उसके कारण, या कोई सिचुएशन को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि भी ये जो सिचुएशन है ना, इसके कारण मुझे टेंशन है, ये सिचुएशन खत्म हो जाए, ये परिस्थिति चली जाए तो मेरा तनाव भी चला जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। एक पति दिन भर बहुत हार्ड वर्क करके ऑफिस में बहुत सी जिम्मेदारियां अपना निभा के घर आता है और उसकी पत्नी से एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन होती है कि गर्मा गर्म चाय ऑफिस से आते ही उसे मिले। पत्नी को पता है हर दिन की तरह वो अपने पति के लिए बड़े प्यार से गर्मा गर्म चाय बनाती है और चाय बना के वो अपने पतिदेव के लिए लेके आ रही होती है। लेकिन इत्तेफाक जो चाय का जो कप था वो कहीं पे थोड़ा सा टकराने के कारण चाय गिर जाती है। ये एक सिचुएशन है। पति थका हारा आया है, उसको चाय चाहिए। पत्नी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चाय बनाया भी, लेके आ रही है, पर कुछ कारण बना और चाय गिर गई। इसमें रिएक्शन क्या होगा? क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं? आप लिखिए चैट बॉक्स में, या आप अपने को ही उस सिचुएशन में रख के सोचिए आपका रिएक्शन क्या होता अगर आप उस स्थान पे होते। रिएक्शन क्या होता? थोड़ा मूड खराब होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन तो आपको बताया ना, आप बहुत थके हारे ऑफिस से लौटे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत अच्छी सी चाय मिले, आप चाय का आनंद लेना चाहते हैं। फिर से बनाएंगे, टेक केयर, चोट तो नहीं लगी, ये पूछेंगे, वी बोथ विल मेक टी, चलो आज दोनों मिलके चाय बनाते हैं। मूड अपसेट हो जाएगा, पत्नी चाय दोबारा बना देगी, हस्बैंड डांटेंगे,
कोई बात नहीं, कोई बोलेगा, दूसरी बात चाय बना लो, कोई बोलेगा, तुम्हें लगी तो नहीं, कैसे गिर गई, पूछेंगे, पति का मूड खराब ना हो जाए, इट्स ओके, मेक अनदर टी, पति चिल्लाएगा, पति कहेंगे और बना लो, कोई बात नहीं, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब यू मेक अगेन, थोड़ा मूड खराब होगा, आर यू ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए सिचुएशन 1, चाय चाहिए था परंतु किसी कारण से चाय तुरंत नहीं मिला, ठीक है, दोबारा बनाया जा सकता है, पर टाइम तो लगेगा, 2-5 मिनट तो लगेगा। मैं रो पड़ूंगी, हनी मैं पति का रिएक्शन पूछ रही हूँ, पत्नी का रिएक्शन नहीं पूछ रही हूँ, पति का रिएक्शन पूछ रही हूँ। कोई फिक्र नहीं करना, पति कहेगा इट्स ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, पति को गुस्सा आएगा। जी, मैं आपको ये सिचुएशन आपके सामने इसलिए रखना चाह रही हूं, एक सिचुएशन है, पति थका हारा ऑफिस से आया है, चाय की एक्सपेक्टेशन थी लेकिन चाय नहीं मिल पाई, किसी कारण से गिर गई। आप सबने लिखा कि रिएक्शंस में बी मैनी। पति कहेगा कि तुम्हारे तो सारे ही काम ऐसे होते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ उटपटांग करती रहती है। दिस इज वन काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक दूसरा रिएक्शन है कोई बात नहीं, दोबारा बना लो। एक तीसरा रिएक्शन कईयों ने लिखा है कि तुम तो ठीक हो, स्टिल केयरिंग, तुम्हारे ऊपर तो चाय नहीं गिरी, तुमको तो चोट नहीं लगी, इट्स सो गुड। चौथा रिएक्शन है कि आज दोनों मिलके बनाएंगे, स्टिल बेटर, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे और आज अपन दोनों मिलके बनाएंगे। एक बहुत अच्छा रिएक्शन भी हो सकता है। बताओ, वो शायद किसी ने नहीं लिखा, मेरा मिस हुआ होगा पढ़ने में, तो हो सकता है। पति ये भी कह सकता है ना कि आज चाय मैं बनाता हूं, दोनों पियेंगे, ये भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है। कहने का भाव है सिचुएशन एक ही, पर अलग अलग लोगों का रिएक्शन अलग अलग होगा। क्यों? सिचुएशन एक ही, ये सिचुएशन अगर 20 लोगों के साथ आए तो 20 लोगों का रिएक्शन अपना अपना होगा। कोई खूब ज्यादा गुस्सा करेंगे, कोई कम गुस्सा करेंगे, कोई बहुत शांति बनाए रखेंगे। क्यों? बीच में इंटरवीनिंग फैक्टर कौन सा है? अभी आप वो रिएक्शन क्या होगा वो छोड़ दीजिए, अभी आप ये सोचिए, एक ही सिचुएशन, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन, बीच में फैक्टर कौन सा है जिसके कारण समान परिस्थिति में अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन। कोई लिख रहे हैं विचार, सोच सबकी अपनी अपनी है, मेंटालिटी सबकी अपनी अपनी है, स्टेट ऑफ माइंड सबका अपना अपना है। मैं यहाँ तो खुद बना लेता, बिहेवियर सबकी अपनी अपनी है, मनस्थिति सबकी अपनी अपनी है, थॉट सबके अपने अपने हैं, मन की स्थिति। बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं। इंटरविनिंग फैक्टर कौन सा है? स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है जी। बीच में इंटरविनिंग फैक्टर है एटीट्यूड, दृष्टिकोण। जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो सोचेंगे कोई बात नहीं, आज चाय नहीं पीना लिखा है, कोई बात नहीं, चाय पीने का प्लान एज ड्रॉप। ये भी तो हो सकता है ना, हमने ये ठान के ही रखा है चाय पीना ही है, ठीक है ना, दोबारा बन भी सकता है। आज चाय नहीं पियो वो भी हो सकता है, मैं आज चाय बनाता हूं दोनों मिलकर पिएंगे वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा वाला रिएक्शन किसका होगा? जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होंगे, जो बहुत केयरिंग नेचर वाले होंगे, जिनका केयरिंग एटीट्यूड होगा, वो बोलेंगे भी तुम्हारे पे तो चाय नहीं गिरी, तुम तो ठीक हो ना,
कोई बात नहीं, चाय गिर गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आर यू ओके? जिसका केयरिंग एटीट्यूड होगा, वो चाय नहीं मिली उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर पत्नी को लगी तो नहीं, वो उसके लिए बड़ी बात होगी। अब आप सोचिए कि चाय नहीं मिलना ये तनाव का कारण नहीं है, चाय नहीं मिलना ये गुस्से का कारण नहीं है। गुस्से का कारण है हमारा अपना एटीट्यूड। तनाव का कारण है हमारा अपना एटीट्यूड। आध्यात्मिकता में हमें एक ही बात सिखाया गया कि यदि जीवन में हमें तनाव होता है, छोटी छोटी बात में हमें तनाव लेने की आदत है, तो उसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरी परिस्थिति नहीं है, उसका कारण केवल और केवल हम स्वयं हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रखती हूं। एक ऑफिस में 50 कार्यकर्ता हैं। जो बॉस है उसकी नेचर थोड़ी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट वाली नेचर है, थोड़ी कड़क वाली नेचर है। अब ये जो 50 कार्यकर्ता हैं, ये 50 को उस बॉस के साथ इक्वल डिस्कंफर्ट होता है? बताइए आप। समान रूप से डिस्कंफर्ट होगा सभी को? अब देखिए सबके जवाब आ रहे हैं नहीं। कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कोई थोड़े कम डिस्टर्ब होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होते होंगे, पर बॉस तो सबके लिए एक है। हाँ जी, सभी का जवाब है नहीं। सबके लिए बॉस एक ही है, लेकिन सब इक्वली डिस्टर्ब नहीं होंगे। किसी ने लिखा मन की शक्ति सबकी अपनी अपनी लेवल की है। जिसकी मन की शक्ति अच्छी होगी, अपने पे पूरा कंट्रोलिंग पावर होगा, सामने वाले को एक्सेप्ट करने की क्षमता जिसकी जितनी अच्छी होगी, वो उतना इजी रहेगा। और जिसके पास एक्सेप्ट करने की क्षमता कम होगी, थोड़ी टॉलरेंस पावर कम होगी, वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अपने तनाव का कारण हम बॉस को ठहराएंगे या अपने अंदर सहन शक्ति की कमी कहेंगे? जी, अब मुझे उत्तर दीजिए। मेरे टेंशन का कारण मेरे बॉस कहेंगे या मेरे अंदर सहन शक्ति की कमी, धीरज की कमी, एक्सेप्टेंस की कमी कहेंगे? जी, आई वांट द आंसर। जी, सहन शक्ति की कमी, सेल्फ प्रॉब्लम, मेरा मूड, बॉस का बिहेवियर भी तो सबके साथ अलग अलग। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बॉस का बिहेवियर भी सबके साथ एक नहीं होता। किसी के साथ अच्छा है तो उसको टेंशन क्यों होगा, मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मुझे टेंशन होता है। ये भी बात आपकी राइट है, आई एग्री। डर जो मैनेज कर सकते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो मैनेज नहीं कर सकते हैं वो डिस्टर्ब होंगे। शांति की शक्ति की कमी है, अपनी सोच है, टॉलरेंस पावर की कमी है, बट वो हमेशा हमें टेंशन क्यों देता है? धीरज की कमी, मेरे में सहन शक्ति की कमी, वो बॉस का कर्म है गुस्सा करना, लेकिन हमें अपना क्या करना वो हमें तय करना है। हम ही क्यों टॉलरेट करें हमेशा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ठीक है, अब इसका आंसर देना आप लोग स्टॉप करिए। पुअर सेल्फ एक्सेप्टेंस, मेरी खुद की कमी, लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, लैक तो नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हमारा बॉस ऐसा होना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, बहुत केयरिंग होना चाहिए। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बॉस के लिए भी तो होते हैं ना, तो इसलिए ईगो क्लैश होता है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, बॉस को काम निकालना पड़ता है, डेडिकेशन की कमी। जी 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 जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि बॉस गुस्सा करते हैं तो वो राइट है, मेरा कहने का भाव ये नहीं है। बेशक गुस्सा करना सही नहीं है, चाहे वो बॉस ही है, परंतु गुस्सा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से वो अपनी जगह गलत है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस क्या है वो आप सोचिए।
क्या आपके सोचने से आपके बॉस गुस्सा करना बंद कर देंगे? या आपके वश की बात है कि बॉस आपके सोचने पर, आपके न चाहने पर गुस्सा करना बंद कर दे? नहीं। बहुत लोग लिख रहे हैं कि नहीं, कोई लिख रहे हैं हाँ हाँ, किस बात में लिख रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया। आप चाह रहे हैं बॉस गुस्सा नहीं करे, और शायद से आप कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें इस बात को जताए भी कि साहब आप बहुत गुस्सा करते तो हमें टेंशन होता है। तो क्या आपके इतना सा कह देने से आपके बॉस गुस्सा करना छोड़ देंगे? जी नहीं। सामने वाले का बिहेवियर हमारे वश की बात नहीं है। वो गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे, आपसे बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्टली बात करेंगे या बहुत रफली बात करेंगे, उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहेगा वो आपके वश की बात नहीं है। पर आप उन बातों को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसमें डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं, वो आपके वश की बात है। अगर आप डिस्टर्ब होते हैं, अगर आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा समझते हैं, तो ये निश्चित है कि आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी कई बीमारियां हो जाएंगी। सामने वाला अपनी जगह जैसा है वैसा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, सब बातों को इजी लेना है, जो व्यक्ति जैसा है उसे एक्सेप्ट करना है और अपने आप को तमाम बीमारियों से मुक्त रखना है। क्योंकि आज मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि 90% से अधिक बीमारियां साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक आप सभी समझते होंगे, कहीं ना कहीं कारण मन में है, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, और उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे बॉडी पर आता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आज हार्ट की बीमारियां, डिप्रेशन की बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को डिप्रेशन हो रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को डिप्रेशन हो रहा है। अभी उन्होंने करियर शुरू ही नहीं किया है, लेकिन किसी न किसी बात से उलझकर आज डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि हमें अपने मन को मैनेज करना नहीं आता। क्या सोचें, कितना सोचें, वो आज हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है। और इन 7 दिनों के दौरान आप यही सारी बातें जानेंगे कि कैसे हम अपने मन के विचारों को अपने नियंत्रण में रखें। आज इंसान सबको अपनी उंगली के इशारे पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपना मन कहीं अपने कंट्रोल से बाहर है। ये पूरे 7 दिन के दौरान मन को कैसे दिशा दें, मन को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, मन को कैसे हम ट्रेनिंग दें, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझें और बहुत सकारात्मक दिशा दें, ताकि हम अपने जीवन को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहें, एक ऊंचे लक्ष्य की और हम अपने आप को ले जाना चाहें, वो हम ले सकें। तो ऐसी बहुत सी बातों पर हम आने वाले दिनों में विचार करेंगे। बाकी जैसा मुझे कहा गया था 8 बजे वाइंड अप करने के लिए, ताकि आधा घंटा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो सके, तो उसी प्रमाण में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को खुली छुट्टी है। ओम शांति। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी रजिस्ट्रेशन के टाइम हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी। जैसे आया है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है? जी जी। पहली बात तो ये है, जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन बहुत अधिक डेवलप हो जाता है, क्योंकि रोज हम मन को फोकस्ड करते हैं, मन को गाइड करते हैं, मन को कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस करते हैं, तो एकाग्रता की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और जब एकाग्रता के साथ हम कोई भी कार्य करते हैं तो घंटे भर का काम आधे घंटे में हो जाता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई चीज को वो 2 घंटे तक पढ़ ही रहे हैं तो भी वो बातें उसको याद नहीं हो रही हैं,
लेकिन रोज मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेशन बहुत डेवलप हो जाएगा, फिर वो शायद आधे घंटे में भी वो सारा कुछ लर्न कर ले। चाहे हम बड़े कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य में जब तक एकाग्रता नहीं है तो वो छोटा सा काम भी बहुत ज्यादा समय हम लगा देते हैं। कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, फोकस्ड होकर काम करेंगे तो कम समय में हम ज्यादा काम कर सकेंगे, और पूरी तन्मयता के साथ करेंगे तो कार्य अच्छा भी होगा। दूसरी बात है, विल पावर डेवलप होता है। अच्छा, विल पावर डेवलप होता है तो बुरी आदतों से भी आप अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। कोई नई अच्छी आदत आप डालना चाहते हैं, मान लीजिए आपने कहीं सुना है कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, परंतु आपको आदत है लेट उठने की। आप सोचते भी हैं कई बार कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर आप उठ नहीं पा रहे हैं। पर जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे आपके अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी, कोई भी अच्छी आदत आप बहुत जल्दी से अपना पाएंगे, ऐसी कोई भी अच्छी आदत। और तीसरी बात है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी के कारण रोज हम अपने आप को सकारात्मक विचार देते हैं तो आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। और हमने ये देखा है जिस व्यक्ति के पास एकाग्रता है, विल पावर बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आत्मविश्वास है, वो कोई भी कार्य करे जीवन में सफलता उसे बहुत सहज प्राप्त होती है। तो राजयोग से जीवन में सफलता की ओर कदम आगे बहुत सहज तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आज की तारीख राजयोग की उपादेयता हर किसी के जीवन में है। और सबसे बड़ी बात, राजयोग से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी आंतरिक छिपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती है। इसलिए दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे राजयोग करने की क्या जरूरत है। जी दीदी। और दीदी कई क्वेश्चन जो है स्ट्रेस को लेकर के हैं, हाँ जी, हम थोड़ा कंबाइन करके पूछते हैं आपसे। हाँ जी, कि पूछा है व्हाट इज स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ क्या है, और क्या ये पॉसिबल है कि हम बिना स्ट्रेस के लाइफ पॉसिबल है? जिस तरह से आज का माहौल है, तो क्या हम इस मेडिटेशन से अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं? और जी, नेगेटिव को खत्म कैसे करें? बहुत स्ट्रेस रहता है। जी, जी। देखिए, मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताना चाहूंगी। मैथमेटिकली कहते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर कोपिंग एबिलिटी। आउटर प्रेशर मतलब बाहरी दबाव। कभी गवर्नमेंट के रूल्स ऐसे होते हैं कि उसके दबाव में हम रहते हैं, कभी सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस इतने होते हैं कि उसका दबाव अपने पे बना रहता है, कभी हमारी ही अपनी बुरी आदत, उससे हम परेशान रहते हैं, उसका एक प्रेशर हम पे बना रहता है। तो ये बाहरी जो प्रेशर होता है ना, कई बार वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। सामने वाले का एक्सपेक्टेशन, आप उसे कहो कोई एक्सपेक्टेशन आप हमसे नहीं रखो, ऐसे नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे हैं, लाइफ में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और उस कंपटीशन के आधार पर आपको भी अपने आप को अपग्रेड अपडेट करना पड़ता है। बहुत फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है उसके मुताबिक भी हमें अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत पड़ती है। इन सभी बातों का एक प्रेशर हमारे ऊपर होता ही है, लेकिन इन सभी प्रेशर्स के बावजूद हम अपनी यदि इनर कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो जितना अधिक हमारे अंदर वो इनर कोपिंग एबिलिटी होगी, तनाव का लेवल ऑटोमेटिकली उतना कम होता जाए। आउटर प्रेशर सेम है, पर कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाते जाएं। अपने आप को परिस्थितियों के साथ, लोगों के साथ ढाल कर हम कैसे अपने आप को बहुत आराम से चला सके, वो क्षमताओं को हम अपने अंदर डेवलप करते जाएं, तो तनाव कम हो जाएगा। रही बात, यदि हम अपनी इनर कोपिंग एबिलिटी को बहुत अच्छी बना लेते हैं, इन्फिनिट कर लेते हैं, तो तनाव बिल्कुल जीरो हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि तनाव मुक्त नहीं होया जा सकता है, तनाव मुक्त होया जा सकता है, लेकिन आप अपनी इनर कोपिंग एबिलिटी को यदि उतना ध्यानपूर्वक अच्छे से बढ़ा सके तो। बाकी अपनी कोपिंग एबिलिटी को जितना अधिक हम बढ़ा पाएंगे, तनाव उतना कम तो हो ही जाएगा। तो पहले तनाव को कम से कम करने का लक्ष्य रखें,
फिर अगर हमारी कोपिंग एबिलिटी को हम और अधिक बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट लेवल पे ले सकते हैं कि लोग कैसे भी हो, स्थिति कैसी भी हो, हम उससे जरा भी डिस्टर्ब ना हो, ऐसी भी स्थिति हासिल की जा सकती है। और जब वैसी स्थिति को हम हासिल कर लेते हैं तो तनाव बिल्कुल जीरो हो जाता है। पहले तो तनाव को कम करने का प्रयास किया जाए, अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाए। दूसरी बात है कि बहुत नेगेटिविटी है, तो इन सभी नेगेटिविटी के साथ हम कैसे मैनेज करें, नेगेटिविटी को हम कैसे आउट करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बकेट में बहुत गंदा मैला पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपको ये कार्य दिया गया कि इस बकेट में बहुत स्वच्छ अच्छा पानी भर जाना चाहिए, परंतु आपके पास बकेट को ऐसे पलट के खाली करने का ऑप्शन नहीं है। आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा क्वेश्चन। बकेट में बहुत मैला अस्वच्छ पानी है, आपको काम दिया गया इस बकेट में बहुत स्वच्छ साफ पानी भर जाना चाहिए, परंतु उस बकेट को पलट के ऐसे खाली किया जाए, उसका जो मैला पानी है वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप कैसे करेंगे जी? ऊपर से और पानी डालना चाहिए, जैसे मैला पानी निकल जाएगा। पाइप विथ फोर्स ऑफ वाटर, ऊपर से साफ पानी डालते रहेंगे। विजुअलाइज क्लीन वाटर, पानी डालकर बहुत सारा पानी देना होगा। ऊपर से पानी डालेंगे, अच्छा पानी डालते जाएं। एलम डालेंगे, अच्छा साफ पानी डालते जाएं। देखिए, आप यदि एलम डालते हैं तो वो जो मैला, जो गंदगी है ना, वो प्रेसिपिटेट होके नीचे जम जाता है। ऐसा नहीं पानी से निकल जाता है ना, वो नीचे गंदगी नीचे जम जाती है। पानी एकदम संपूर्ण स्वच्छ तो नहीं हो जाएगा, हाँ ऊपर का पानी साफ जरूर होगा। गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और भी पानी भरना है, नल के नीचे रख देंगे, बकेट को छोड़ दो, गंदगी नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, पानी डाल के छोड़ दो, गंदगी नीचे बैठ जाएगी। पर रहेगी तो सही ना। मग से पानी निकाल देंगे, आपके पास मग भी नहीं है, कंटिन्यूअस पानी डालेंगे, नीचे से थोड़ा छेद करेंगे, बह ही जाएगा तो भरेगा कैसे अच्छा पानी? वो तो ठीक है, छेद करेंगे तो पानी बह जाएगा, पर अच्छा भी तो नहीं भर पाएगा। अच्छा अच्छा पानी भरते जाएं, फोर्सफुली पानी भरते जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जवाब आए। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल राइट कहा कि अगर आप चाहते हैं बिल्कुल स्वच्छ पानी उसमें भर जाए, तो जैसा बहुतों ने आप में से लिखा है कि आप उसको स्वच्छ पानी एक रनिंग वाटर टैप के नीचे, एक स्वच्छ रनिंग वाटर टैप के नीचे उस बकेट को रख दीजिए, पानी चालू कर दीजिए। जैसे जैसे पानी भरता जाएगा बकेट में, वो पुराना अस्वच्छ पानी जो ऑलरेडी था बकेट में वो निकलता जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, परंतु कुछ देर के बाद आप पाएंगे पूरे बकेट में स्वच्छ ही स्वच्छ पानी है। सारा कचरा, सारा मैला पानी बकेट का बाहर जा चुका है। यही तरीका है। अंदर नकारात्मकताएं हैं, सही बात है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, बदले की भावना भी है, नफरत भी है, कहीं हिंसा की भावना भी आती है, लोभ भी है, सारी नेगेटिविटीज है। किसी के पास कम है, किसी के पास कम है, ज्यादा है, परंतु है। किसी में कोई बात अधिक है, किसी में कोई और बात अधिक है। इसको साफ करने का कोई और तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, अपने में पॉजिटिविटी भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। आप जैसे जैसे आप अपने मन को शांत करते जाएंगे, मन के अंदर शांति भरते जाएंगे, तो गुस्सा, क्रोध आउट हो जाएगा। आप सबके प्रति प्रेम की भावना भरते जाएं तो घृणा की भावना खत्म हो जाएगी। आप अपने अंदर क्षमा की भावना भरते जाएं, क्षमा की शक्ति भरते जाएं, तो ऑटोमेटिकली बदला लेने की भावना खत्म हो जाएगी। जैसे डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, अंधेरा है तो लाइट का स्विच ऑन करिए, ऑटोमेटिकली अंधकार
दूर हो जाएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। वैसे क्रोध है, मतलब क्रोध शांति के अभाव के कारण है। एंगर इज एब्सेंस ऑफ पीस। जब तक आप अपने अंदर शांति नहीं भरेंगे तब तक गुस्सा आउट नहीं होगा। जब तक लाइट का स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक अंधकार दूर नहीं होगा। जब तक आप अंदर शांति नहीं भरेंगे तब तक गुस्सा दूर नहीं होगा। जब तक आप हर व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना नहीं भरेंगे तब तक घृणा की भावना खत्म नहीं होगी। तो नेगेटिविटी को खत्म करने का एक ही तरीका है, हम मेडिटेशन से गुणों के भंडार, शक्तियों के भंडार परमात्मा से मन को जोड़ें और सभी गुणों को, सभी पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पाएंगे कि धीरे 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 अंदर की नकारात्मकताएं दूर होती जा रही हैं। जी, a reminder is needed when not listening to any such guidance. जी दीदी, अभी चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस आए हैं हाँ कि जी, ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में क्या अंतर है। जी, जी। सेल्फ रिस्पेक्ट हम तब कहेंगे जब किसी पॉजिटिव बात को लेकर हम अपने आप में एक वो नशे में रहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई बात हुई जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे गुस्से से कुछ बोल देना चाहिए, परंतु मुझे ये स्मृति आई कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जैसे ये स्मृति आई कि मैं शांति के सागर की संतान हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं कैसे गुस्सा कर सकती हूँ। और आपने अपने आप को गलत करने से रोक लिया। आपने सोचा मैं शांति सागर की संतान और मैं अशांत हूं, शोभता नहीं है। दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जो पॉजिटिविटी से जुड़ी हुई बातें हैं, जो हमें कहीं नेगेटिव करने से रोकती हैं, पॉजिटिव करने के लिए प्रेरणा देती है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो कैसे जाने? मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं इतने ऊंचे पोस्ट पोजीशन पे हूं, मुझे किसी ने अच्छा उसके ये मजाल मेरे को ऐसा बोला, अब भी बताती हूँ, बदले की भावना है। दैट्स बिकॉज ऑफ ईगो। जहां नेगेटिविटी आ रही है, हम एक नशे में हैं और उस नशे के कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, हमें गिल्ट फील हो रहा है, उसने मुझे ऐसे कहा, उसको पता नहीं मैं कौन हूं, अपमान की फीलिंग आई, बुरा लगा हमें, तो वो निश्चित है उसका कारण ईगो है। वो जो नशा है वो कोई अच्छा वाला नशा नहीं है। पोस्ट पोजीशन को लेकर वो हो सकता है, अपनी क्वालिटीज को लेकर हो सकता है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। तो ईगो सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों में ही नशा होता है, लेकिन एक नशे में नुकसान है और दूसरे नशे में, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले नशे में फायदा है, पॉजिटिविटी है। जी दीदी, और अगला क्वेश्चन है कि मेनी टाइम्स एनवायरनमेंट अराउंड नॉट सपोर्टिव एंड स्कैटर्ड फैमिली, डिस्पाइट द efforts to be positive and having faith, feel anxious, inner coping ability break. कई बार भारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि परिवार बिखर जाते हैं। बिल्कुल, आजकल परिवार बिखरने का एक ही मुख्य कारण है आपस में समझौते की कमी, आपस में विश्वास की कमी। तो जब सामने वाला पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो अगर हम झुक जाते, एक दूसरा झुक जाता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एक बार के लिए ट्रस्ट कर भी लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, पता है कि सामने वाला नहीं वो कर पा रहा है, एडजस्ट कर पा रहा है, तो किसी एक जने को झुक जाना पड़ता है। जब एक जना कोई झुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए झुक जाना सदा काल के लिए दूसरे को इसके आगे झुका देता है, ऐसा अनुभव कहता है।
इसलिए जहाँ समझौते की कमी आ रही है, जहाँ परिवार बिखरने जैसी स्थिति आ रही है, वहां सोचिए मेरा ईगो ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये जो संबंध टूट रहे हैं वो संबंध मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो संबंध आज टूट रहा है, बिखर रहा है, जिसका खेद मुझे जीवन भर रहेगा, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा तौलने का प्रयास करेंगे तो शायद आपको संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा और आप ईगो को छोड़ पाएंगे। जो समझौता करना चाहिए, एक बार के लिए हम झुक जाते हैं, अपनी गलती मान लेते, गलती नहीं भी है, हम कहते चलो ठीक है आप सही हो मैं गलत हूं, तो सामने वाले का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है और संबंध टूटने से रुक जाते हैं। और उसमें जो झुकता है वो नीचा नहीं हो जाता है, जो झुकता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें जिंदा दिल बनकर कभी यदि संबंध को बनाए रखने के लिए झुक भी जाना पड़ता है तो आध्यात्मिकता ने हमें सिखाया हमें झुक जाना चाहिए, लेकिन संबंधों को यथासंभव टूटने नहीं देना चाहिए। जी दीदी, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन अभी समय को देखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन बस हम लेते हैं जी कि मुझे मजाक और टॉन्ट में अंतर समझ में नहीं आता है। सामने के लिए मजाक में बोली हुई बात मुझे टॉन्ट लगती है, इससे ओवरकम कैसे करूं? जी पहली बात तो ये है कि हम बहुत ज्यादा लोग क्या कहते हैं उस पर गौर करने की जो आदत पड़ गई है ना, हमें उस आदत से अपने आप को फ्री करना होगा। यदि हम अपने मन को हर कर्म करते भगवान से जोड़ कर रखते हैं, भगवान मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे कैसी बातचीत लोगों के साथ करनी है, जब बहुत ज्यादा फोकस हमारे स्वयं पे होता है तो फिर हमें लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, उन बातों का बहुत ज्यादा असर हम पे पड़ता ही नहीं है। दूसरी बात, जिसे आपने कहा मजाक और टॉन्ट में क्या अंतर है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए कई बार हम मतलब मजाक भी बहुत पॉजिटिव रीति से किया जा सकता है। जैसे हमें परमात्मा ने सिखाया कि भाई पूछते थे परमात्मा, जब कभी भी कोई आत्मा उनसे मिलने जाती थी कि भाई पहले कभी मिले हो, तो जो कहता था कि नहीं बाबा पहली बार मिल रहा हूं, तो बाबा कहते थे फेल, क्योंकि ये सृष्टि नाटक की पुनरावृत्ति होती है। उस भाव से जो कुछ भी अभी हो रहा है वो पहले कई बार हो चुका है। बाबा कहते थे कि नहीं भाई फेल हो गए। जो कहता था कि नहीं बाबा पहले भी मिले हैं, ये चक्र बहुत बार रिपीटेशन होता है, तो फिर बाबा खुश होते थे। इस के जीवन में वो नॉलेज है, पॉजिटिविटी है। तो कई बार ऐसे आपस में हम मजाक में कुछ ऐसा कहते हैं जिससे एक माहौल लाइट हो जाता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जब हम कुछ ऐसा कहते हैं या कि कुछ ऐसे लहजे से कहते हैं, इस ढंग से कहते हैं, जब किसी का मन दुखी हो रहा है, कोई उदास हो रहा है, तो फिर वो मजाक हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए मजाक करें तो वो इतना हेल्दी हो कि किसी को हर्ट ना हो, तब वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी को भी हर्ट हो रहा है तो फिर ऐसा मजाक हमें नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं टॉन्ट और क्रिटिसिज्म का रूप ले रहा है, जिसके कारण से हमें हर्ट फील हो रहा है। बाकी कई बार कई लोगों को सारी बातों को अपने पे लेने की आदत होती है। एक जनरल रूप से एक बात कही जा रही होती है, लेकिन उसको अपने पे लेने की आदत होती है। तो कईयों को जब वो आदत होती है तो हर छोटी मोटी बात जो मजाक के रूप से कही हुई वो भी उनको टॉन्ट की तरह लगने लगती है। तो वो फिर अपनी मानसिकता होती है, उसे हमें चेंज करने की जरूरत है। बाकी जितना हम अपने आप में अपने ऊंचे लक्ष्य को सामने रखते हुए उसको हासिल करने में लगे रहेंगे, कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, वो चीजें हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती हैं फिर। जी दीदी, आज सबके क्वेश्चंस के बहुत अच्छे अच्छे आंसर आपने दिए।
और बहुत अच्छे से कैसे हमें नेगेटिव से पॉजिटिव रहना है। जी। तो बहुत-बहुत थैंक यू आपका, और आगे के सेशंस में भी ऐसे ही हम सब लाभ उठाएँगे, और सबके जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो ये ना समझिए कि हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम उसे आगे के सेशंस में ज़रूर लेंगे और दीदी सबका आंसर देंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।